जब भी हम किसी बड़े एडवेंचर या रोमांच की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बड़ी ही एक स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ, जैसे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना या किसी अनजानी जगह की यात्रा करना। बिल्कुल। एक नक्शा होता है, सामने एक चोटी है जिसे छूना है, और वहां पहुंच गए तो बस सफर पूरा हो गया। ये बाहरी दुनिया का बड़ा सीधा सा लॉजिक है। लेकिन क्या हो अगर कोई नक्शा ही ना हो? दिलचस्प है, बिना नक्शे की यात्रा। हाँ, और क्या हो अगर वो पहाड़ बाहर कहीं नहीं बल्कि इंसान के अपने ही अंदर हो? ये एक ऐसी यात्रा है जहां दिशा निर्देश काम नहीं आते और सफलता को मापने का कोई सीधा पैमाना नहीं होता। एकदम सही कहा। बाहरी सफलताओं को मापना बहुत आसान है ना, लेकिन एक गहरी रहस्यमयी आंतरिक गुफा में उतरना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। बहुत ही जटिल है। बहुत धुंधली हो जाती हैं। यहाँ दुनियादारी के नियम नहीं चलते, बल्कि इंसान को अपने ही विचारों, अपनी भ्रांतियों और चेतना की कई परतों से जूझना पड़ता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है, इसी जटिलता को सुलझाना। आज हम पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब ब्रिडा के इर्द गिर्द अपनी स्रोत के आधार पर चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन विषय है। पाउलो कोएल्हो का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत उनकी किताब द अल्केमिस्ट आ जाती है। बिल्कुल, द अल्केमिस्ट बहुत फेमस है। वो किताब सपनों का पीछा करने, दुनिया घूमने और अपनी नियति तक पहुंचने के बाहरी रोमांच के बारे में है। हाँ, लेकिन ब्रिडा एक बिल्कुल ही अलग दिशा में मुड़ जाती है। ये एक युवा आयरिश लड़की की कहानी है जो दुनिया जीतने के बजाय जीवन के गहरे अर्थों, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में अपने भीतर झांक रही है। तो आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि आध्यात्मिक विकास और एक साधारण जीवन जीने के बीच जो बैलेंस या संतुलन है, वो कैसे बनता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। द अल्केमिस्ट जहां एक बाहरी यात्रा है, वहीं ब्रिडा पूरी तरह से एक आंतरिक खोज है। हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी आंतरिक यात्रा के उन पहलुओं को समझना है जहां जादू, अंतर्ज्ञान और रोजमर्रा की जिंदगी आपस में टकराते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी आंतरिक यात्रा में ब्रिडा अकेली नहीं है। स्रोत के अनुसार उसे दो बहुत ही अलग तरह के गुरु या मार्गदर्शक मिलते हैं। मेगस और विका। हाँ, कहानी की शुरुआत में वो मैगस नाम के एक रहस्यमयी और बुद्धिमान व्यक्ति से मिलती है। मैगस का पूरा ध्यान ब्रिडा को उसके अपने डर का सामना करना सिखाने पर होता है। सही कहा, वो उसे कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं पढ़ाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसे सीधा उसके डर के बीच धकेल देता है। और इसे गहराई से समझने के लिए ना, हमें स्रोत में दी गई दो अलग-अलग आध्यात्मिक विधाओं को देखना होगा। मैगस वास्तव में सूर्य की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य की परंपरा मतलब ये एक ऐसी विधा है जहाँ ज्ञान, प्रकृति, समय और कठिन अनुभवों के माध्यम से मिलता है। इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण किताब में तब आता है जब मैगस ब्रिडा को रात के समय एक अंधेरे जंगल में अकेला छोड़ देता है। अरे बाप रे, अंधेरे जंगल में अकेला? हाँ, और इसका मुख्य मैकेनिज्म ये है कि इंसान जब तक अपनी असुरक्षाओं, अपने अकेलेपन और अपने सबसे गहरे डर के सामने पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी तरह का आध्यात्मिक सत्य ग्रहण कर ही नहीं सकता। वो अंधेरा जंगल वास्तव में इंसान के अवचेतन मन का एक रूपक है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मैगस डर का सामना करना सिखाता है, ये तो समझ आता है। ये एक बहुत ही पारंपरिक कठोर गुरु वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब कहानी में दूसरी मार्गदर्शक विका की एंट्री होती है तो चीजें थोड़ी अजीब लगने लगती हैं। स्रोत बताता है कि विका उसे जादू और स्त्री अध्यात्म के बारे में सिखाती है। हाँ, जो सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे। वही तो, आधुनिक भागदौड़ वाली जिंदगी में ये सब सुनने में थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये जादू सिर्फ एक रूपक है या किताब सच में किसी रहस्यमयी तिलिस्म या टोने टोटके की बात कर रही है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पैदा होता है। इसे किसी फैंटेसी फिल्म वाले जादू की तरह बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। विका चंद्रमा की परंपरा का प्रतीक है। चंद्रमा की परंपरा? तो ये सूर्य से कैसे अलग है? ये विधा किताबों या कठोर परीक्षाओं से नहीं सीखी जाती। ये जीवन की लय को महसूस करने, अंतर्ज्ञान और भावनाओं के माध्यम से सीखी जाती है। यहाँ जादू का सीधा सा अर्थ है ब्रह्मांड की छिपी हुई शक्तियों और ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाना। अच्छा, जैसे हम कभी-कभी कहते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह बैठ रही।
बिल्कुल। उदाहरण के लिए हमारे जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम अक्सर एक संयोग या कोइंसिडेंस मान के नजरअंदाज कर देते हैं ना, विका सिखाती है कि वे संयोग नहीं है, तो वो क्या है? ब्रह्मांड के संकेत। एग्जैक्टली। उस ऊर्जा को समझना, उस पर ध्यान देना और उसके साथ बहना ही असल में विका का जादू है। अरे वाह! तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, मतलब देखा जाए तो मागस एक लंगर या एंकर की तरह काम करता है, जो डर के तूफानों के बीच इंसान को स्थिरता देता है। बहुत ही उम्दा तुलना है। हाँ, और जब वो स्थिरता आ जाती है, तब विका की भूमिका शुरू होती है। एक पाल या सेल की तरह, जो अंतर्ज्ञान की हवाओं को पकड़कर जीवन की नैया को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। बिना लंगर के पाल वाली नाव तो किसी भी तूफान में पलट सकती है ना। हाँ, हवा उसे कहीं भी उड़ा ले जाएगी। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई इंसान अपने डर से मुक्त हुए बिना अंतर्ज्ञान या उच्च आध्यात्मिक शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो भ्रम या अहंकार का शिकार हो सकता है। मैगस पहले ब्रिडा के मन का खालीपन और डर दूर करता है, ताकि विका उस जगह को एक सच्चे और स्थिर अंतर्ज्ञान से भर सके। बहुत खूब। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह के गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगता है, तो उसका अपने सामान्य जीवन से टकराव होना तो तय है ना। यहीं से स्रोत के अनुसार ब्रिडा का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। एकदम सही। ये दो अलग-अलग नावों की सवारी करने जैसा है। मतलब एक तरफ वो रहस्य, जादू और अपनी आत्मा की गहराइयों को खंगाल रही है, और दूसरी तरफ उसका एक बॉयफ्रेंड है, लॉरेंस, एक नौकरी है, और एक ऐसी दुनिया है जो इन रहस्यमयी बातों को बिल्कुल नहीं समझती। और लॉरेंस तर्क, विज्ञान और यथार्थ की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। वो ब्रिडा से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी इस आध्यात्मिक खोज को समझ नहीं पाता। ये तो बहुत ही आम समस्या है रिश्तों में। हाँ, और इस पूरे द्वंद्व के केंद्र में जो विचार सबसे मजबूती से उभर कर आता है, वो है सोलमेट की अवधारणा। किताब में सोलमेट को केवल एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। अच्छा, तो फिर सोलमेट का क्या मतलब है यहाँ? स्रोत बताता है कि यहाँ इसका अर्थ है एक ही मूल आत्मा का वह हिस्सा जो सदियों के उस जन्म पुनर्जन्म के चक्र में बट गया है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक व्यवहारिक सवाल उठाना चाहूंगा। ये विचार सुनने में बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी आत्मा का ही आधा हिस्सा है। हाँ, रोमांटिक तो लगता है। लेकिन असल जिंदगी में क्या ये बहुत ज्यादा थका देने वाला नहीं है? मेरा मतलब है, एक तरफ जीवन में बिल चुकाने हैं, नौकरी करनी है, परिवार चलाने हैं, और दूसरी तरफ आप एक आध्यात्मिक सोलमेट की तलाश कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या हम रोमांस, प्यार और आध्यात्मिकता को आपस में मिलाकर खुद को बहुत ज्यादा उलझा नहीं लेते? क्या ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा नहीं है कि जो व्यक्ति हमारा रोमांटिक पार्टनर हो, वही हमारी आध्यात्मिक जागृति का भी केंद्र हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और देखा जाए तो यही ब्रिडा की परेशानी की जड़ भी है। स्रोत ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि ये आसान है। वास्तव में ये स्पष्ट करता है कि एक सोलमेट से मिलना अक्सर जीवन को आसान बनाने के बजाय उसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। चुनौतीपूर्ण? वो कैसे? क्योंकि जब ब्रिडा मैगस से मिलती है, तो उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो इसका सोलमेट है। समस्या ये है कि सोलमेट का मुख्य काम आपको आराम देना या आपके साथ छुट्टियां बिताना नहीं है। अरे, तो फिर उसका काम क्या है? उसका काम है आपको आपकी उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना। और पता है, ये अक्सर एक बहुत ही असहज और दर्दनाक प्रक्रिया होती है। ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सोलमेट एक रोमांटिक पार्टनर हो? ये जरूरी नहीं है। ये इस किताब का एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन है। एक जीवन काल में इंसान एक से अधिक सोलमेट से मिल सकता है। एक से अधिक? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और ये जरूरी नहीं है कि उनके साथ आपका रिश्ता पारंपरिक रूप से रोमांटिक ही हो। वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आए। मतलब कोई भी जो आपको अंदर से झकझोर दे। बिल्कुल। किताब का तर्क ये है कि जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं, तो एक अचेतन स्तर पर एक गहरी पहचान होती है। लेकिन उस पहचान के बाद ये तय करना कि क्या उस व्यक्ति के साथ एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। हाँ, क्योंकि लॉरेंस उसे स्थिरता देता है, जबकि मैगस उसे आध्यात्मिकता देता है। बड़ा ही मुश्किल चुनाव है। और इसी जटिलता को सुलझाने के लिए या इस दौराहे पर सही रास्ता चुनने के लिए कहानी में स्त्री ऊर्जा पर बहुत जोर दिया गया है।
स्त्री ऊर्जा, जब भी ये शब्द प्रयोग होता है ना, तो अक्सर पहला विचार यही आता है कि ये शायद जेंडर या लिंग से जुड़ा हुआ कोई विषय है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, जिसे स्रोत सामग्री तुरंत दूर करती है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक संदर्भ में स्त्री ऊर्जा का अर्थ जैविक लिंग से नहीं है। सही कहा, ये ऊर्जा के एक विशिष्ट प्रकार के बारे में है। ये ग्रहणशीलता, पोषण और तर्क से परे जाकर चीजों को महसूस करने की क्षमता है। दुनिया में पुरुष और स्त्री दोनों के भीतर ये ऊर्जा मौजूद होती है। अच्छा, तो फिर पुरुष ऊर्जा क्या है इस संदर्भ में? बाहरी दुनिया जो आक्रामकता, तर्क और सीधे लक्ष्यों पर चलती है, जैसे हमने शुरुआत में पहाड़ चढ़ने की बात की थी ना, वो पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन जब ब्रिडा को अपनी आध्यात्मिक राह और जीवन के उद्देश्य को खोजना होता है, तो विक्का उसे अपनी स्त्री ऊर्जा को जागृत करने के लिए कहती है। इसे अगर थोड़ा और गहराई से समझें, तो क्या ये केवल अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन को बढ़ावा देने के बारे में है? हाँ, काफी हद तक। क्योंकि जब आप बिना किसी नक्शे के चल रहे हों, तो अंतर्ज्ञान ही आपका एकमात्र कंपास होता है ना? लेकिन ये अंतर्ज्ञान काम कैसे करता है? इसे विकसित कैसे किया जाता है? देखिए, अंतर्ज्ञान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और रास्ता मिल गया। ये दुनिया के शोर को कम करने और उस बहुत ही धीमी, शांत आंतरिक आवाज को सुनने का अभ्यास है। मतलब खुद के साथ समय बिताना। हाँ, इसे विकसित करने का तरीका है ध्यान, धैर्य और प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने की क्षमता। किताब में चुनाव बनाम नियति का एक बहुत बड़ा विषय है। चुनाव बनाम नियति, ये हमेशा से एक बहुत बड़ी बहस रही है। बिल्कुल, नियति अक्सर एक तयशुदा रास्ते की तरह लगती है, जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ हो। लेकिन ये स्रोत सिखाता है कि नियति आपको थोपी नहीं जाती। ये आपके अंतर्ज्ञान द्वारा किए गए हर दिन के छोटे छोटे लेकिन सच्चे चुनावों का परिणाम होती है। क्या बात है! ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। दुनिया बाहरी तर्क और समाज द्वारा तय किए गए रास्तों पर चलती है। अक्सर बताया जाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। समाज के अपने नियम होते हैं। हाँ, लेकिन जब ब्रिडा अपने दिल और अपने उद्देश्य के बीच फंसी होती है ना, तो बाहरी दुनिया से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे जो भी जवाब मिलते हैं वे इस स्त्री ऊर्जा के माध्यम से उसके भीतर से ही आते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि स्त्री ऊर्जा का असली अर्थ है दुनिया को अपने कठोर नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ देना और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति खुद को खोल देना। मतलब फ्लो के साथ जाना। एकदम सही। जब ब्रिडा तर्क का चश्मा उतार कर अंतर्ज्ञान का रास्ता अपनाती है, तभी वो वास्तव में अपने सोलमेट और अपनी नियति को सही मायने में पहचान पाती है। ये सब दार्शनिक स्तर पर तो बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक लगता है, लेकिन अंततः ये एक उपन्यास है। हाँ, एक कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भारी भरकम आध्यात्मिक सामग्री पढ़ने में एक अच्छा अनुभव देती है? हमारी स्रोत सामग्री में इस किताब की कुछ समीक्षाएं और आलोचनाएं भी दी गई हैं। चलिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ये किताब किस तरह के पाठकों के लिए बनी है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो स्रोत के अनुसार पाउलो कोएल्हो की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा की सादगी है। सादगी मतलब आसान भाषा? हाँ, इतने जटिल और अमूर्त आध्यात्मिक सिद्धांतों जैसे सोलमेट्स की अवधारणा या सूर्य और चंद्रमा की परंपराएं बहुत ही सरल शब्दों में पिरोया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अक्सर आध्यात्मिक किताबें इतने भारी भरकम शब्दों और जटिल सिद्धांतों से भरी होती है ना, कि आम इंसान उनसे जुड़ ही नहीं पाता। एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन ब्रिडा उन विचारों को एक सुलभ कहानी में बदल देती है। इसके अलावा प्रेम और रिश्तों पर इसका जो नजरिया है वो बहुत ही अनूठा है। ये सिर्फ एक फील गुड प्रेम कहानी नहीं है, ये आत्माओं के मिलन, उनके द्वंद्व और उनकी यात्रा का एक गहरा विश्लेषण है। और ये सादगी ही पाठकों को इस यात्रा से जोड़ती है। ब्रिडा का भ्रम, उसके सवाल, उसकी असुरक्षाएं, वह सभी बहुत ही मानवीय लगती हैं। कोई भी उससे रिलेट कर सकता है। बिल्कुल, लोग खुद को उस जगह रख सकते हैं जहां वे भी अपने जीवन के अर्थ और अपने रिश्तों को लेकर संघर्ष कर रहे हो। लेकिन फिर आलोचनाओं का भी एक पक्ष है जो स्रोत में दिया गया है। सबसे बड़ी शिकायत जो सामने आती है वो ये है कि कहानी की गति बहुत धीमी है। हाँ, पेसिंग का इशू। और जाहिर है इसकी तुलना बार बार द एल्केमिस्ट से की जाती है। द एल्केमिस्ट में रेगिस्तान का सफर था, खजाने की खोज थी, उसमें एक साफ साफ दिखने वाला एडवेंचर था। उसके मुकाबले ब्रिडा बहुत
ठहरी हुई लगती है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर उस लेखक को करना पड़ता है जिसने कोई बहुत बड़ी मास्टरपीस लिखी हो। लोग जब पॉलो कोएल्हो की नई किताब उठाते हैं तो वे एक और दी एल्केमिस्ट की उम्मीद करते हैं। मतलब एक तेज गति वाली घटना प्रधान कहानी। हाँ, लेकिन ब्रीडा वैसी बिल्कुल नहीं है। यह एक शहर में रहने वाली लड़की के मन के भीतर उठने वाले सवालों और उसके गुरुओं के साथ होने वाली लंबी दार्शनिक बातचीत पर आधारित है। इसलिए जो लोग बाहरी घटनाओं के होने का इंतजार कर रहे हैं ना, उन्हें ये किताब उबाऊ लग सकती है। यहाँ मैं इस धीमी गति वाली आलोचना पर थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। बताइए। स्रोत कहता है कि कहानी धीमी है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो एक आंतरिक यात्रा स्वभाव से ही धीमी होती है ना? क्या आत्मनिरीक्षण में जल्दबाजी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। मन के भीतर उतरना, अपने सबसे गहरे डर को छील कर देखना और अपने अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज सुनने के लिए ठहरना पड़ता है। अगर इसमें द अल्केमिस्ट जैसी तेज गति होती तो शायद ये अपनी असल गहराई ही खो देती। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है इन दोनों किताबों की तुलना करना दो बिल्कुल अलग आयामों को एक ही तराजू पर तौलने जैसा है। ये बहुत ही सटीक मूल्यांकन है। आज के समय में जहाँ सब कुछ फास्ट फूड की तरह तुरंत चाहिए, तुरंत जवाब, तुरंत सफलता, तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान, वहाँ ये किताब एक ठहराव लाती है, एक ब्रेक देती है। हाँ, आत्मा की गति बहुत अलग होती है, वो जल्दबाजी नहीं करती। ये किताब उन लोगों के लिए एक दर्पण की तरह है जो बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थक चुके हैं और अब भीतर की शांति और अर्थ खोजना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि इसे दार्शनिक कहानियों के प्रेमियों द्वारा इतनी उच्च रेटिंग दी गई है। स्रोत के मुताबिक इसे 5 में से 4 स्टार मिले हैं। बिल्कुल, ये उन खास पाठकों के लिए एक बेहतरीन किताब है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए आज हमने देखा कि ब्रीडा केवल एक युवा लड़की के जादू सीखने की कहानी नहीं है। ये वास्तव में सामान्य जीवन की जिम्मेदारियों और एक गहरी आध्यात्मिक प्यास के बीच समन्वय स्थापित करने का एक प्रयास है। हाँ, और हमने देखा कि कैसे मैगस सूर्य की परंपरा के जरिए डर को खत्म करना सिखाता है और विक्का चंद्रमा की परंपरा से अंतर्ज्ञान जगाती है। इसके साथ ही हमने सोलमेट्स की उस जटिल दुनिया को समझा जो सिर्फ हमें आराम देने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी उच्चतम आध्यात्मिक क्षमता तक धकेलने के लिए बनी है। और हमने ये भी जाना कि स्त्री ऊर्जा कोई जेंडर से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को गहराई से महसूस करने और अपनी नियति को चुनने की एक विधा है। एकदम सही। भले ही ये किताब बाहरी रोमांस से भरी ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही शांत और स्थिर रोशनी देती है जो इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जो इस सारी सामग्री को समझने के बाद मन में उठता है। वो क्या है? अक्सर हम सब यही मानते हैं कि एक सोलमेट वो व्यक्ति होता है जो जीवन को आसान, सुखी और आरामदायक बनाता है ना? हाँ, फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। लेकिन अगर, जैसा कि ये स्रोत सुझाता है, एक सोलमेट केवल रोमांटिक आराम देने के बजाय हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए होता है, तो क्या ये संभव है कि जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मार्गदर्शक, हमारे असली सोलमेट्स, वही लोग हों जो हमारे सामान्य जीवन की परिभाषा को सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं, जो हमारी दुनिया को उलट-पुलट कर देते हैं ताकि इंसान अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर अपनी असली क्षमता को पहचान सके? खैर, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर श्रोताओं को खुद विचार करना चाहिए।